और अगला जो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके जो घोषणा पत्र जो आपने जारी किया है, और उस घोषणा पत्र में जो जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं उनको आप थोड़ा सा संक्षिप्त में जनता को बताएं, और साथ ही आप ये भी जनता को बताएं कि अभी तक जितने भी विधायक आए हैं, कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि वो अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, आके चुनाव में प्रचार करते हैं, उसके बाद वो जल्दी क्षेत्र में भी नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि हम मीडिया वाले हैं, हम हर जगह जाते हैं, अक्सर ये शिकायत आती है कि भैया कोई दिखाई नहीं देता हमारे यहाँ जब चुनाव आता है। तो आप उसमें कितना अलग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका क्या उद्देश्य रहेगा, आप अगर विधायक आप बनते हैं, आप अपने क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, क्या आपका घोषणा पत्र है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जनता को जानकारी देना चाहेंगे। सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले तो आपने एक बात पूछी कि जनता के बीच में हम जाते हैं, बहुत सारे विधायक बने हमारे बीच में। सरांव विधानसभा में जितने भी विधायक बने हैं आज तक, सब ईएमआई भरने वाले बने हैं। थोड़ा सा विस्तार में बताइएगा। सर, जिस तरह से हमें एक कार खरीदनी होती है, भाई कार में मार्केट की कीमत 20 लाख रुपए है, और हम जाते हैं और क्या बोलते हैं, उस वक्त हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 2-2.5 लाख रुपए दे करके कार हम फाइनेंस से ले लेते हैं, और फाइनेंस कराने के बाद फिर उसको हम हर महीने की तरह इंस्टॉलमेंट करते हैं, ईएमआई भरने का काम करते हैं। भैया इतना इतना का किस्त हमको देना है। तो आज जितने भी विधायक हमारे बीच में हैं और जितनी भी पार्टियां हैं हमारे बीच में, मैं इस बात को कहने मुझे फक्र है कि मैं राजा भैया के पार्टी से हूं और एक ऐसे दल से हूं कि जो लोकतंत्र की बात करता है। और सारी की सारी पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे अपना दल पार्टियां रही हो, ये सब सिर्फ बिजनेस करने हमारे बीच में ऐसे बिजनेस कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप, मैं नहीं कहूंगा इस बात को, लेकिन आप सर्वे ले लीजिएगा, जितने उम्मीदवार आए हैं, कहीं ना कहीं कोई 4 करोड़ रुपए देकर के आया है, कोई 2.5 करोड़ देकर के आया है, कोई 1 करोड़ रुपए देकर के आया है। जो लोग पैसे दे करके टिकट लेकर के आते हैं वो क्षेत्र का काम नहीं करेंगे। वो कार जैसे लेने के बाद मैंने आपसे कहा था कि ईएमआई भरने का काम करेंगे। अगर कोई पैसा दे करके टिकट लेकर के आता है तो क्षेत्र में तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक उसका ईएमआई पूरा ना हो जाए। और साथ ही साथ आपने हमारे घोषणा पत्र की बात की है, और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितने भी विधायक बने, ये हमारे सरांव विधानसभा का दुर्भाग्य रहा। ये गलती हमने नहीं की है, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने की है गलती, समझ नहीं पाए, और कहीं प्रतापपुर से, कहीं कौसाम्बी से, कहीं जमुना पार से ला करके विधायक यहां पर बैठा दिया हमने। भाई घर का काम घर का बेटा करेगा कि बाहर वाला करेगा, ये तो हर कोई जानता है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं इस बात को और हमारी बात को, उतना आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आज ये समस्या हर जन की है, हर परिवार की है कि आज बाहर से आते हैं लोग, यहां पर विधानसभा की राजनीति करके चले जाते हैं। और सरांव विधानसभा का दुर्भाग्य ये रहा कि बाहर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है मैं सरांव का विधायक हूं, हमारे यहां का बच्चा, बूढ़ा, औरत कोई भी नहीं ये कह पा रहा कि हमारा विधायक सरांव का है। लेकिन इस बार सरांव की जनता ने ठान लिया है कि बहुत हो गया अत्याचार, बहुत बना लिया हमने बाहरी विधायक। जीतने के बाद जो क्षेत्र में नहीं आते हैं, इस बार अपना स्थानीय विधायक चुन रहे हैं और आरी के सामने बटन दबाकर जनसत्ता दल को मजबूत कर रहे हैं। और साथ में आपने हमारे घोषणा पत्र की बात की है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज एक सुरक्षित सीट से हूँ, और सुरक्षित सीट में बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो चुनाव मैदान में हैं। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैं भी सुरक्षित से आता हूँ तभी लड़ सकता हूँ। मैं भी चमार समाज से आता हूँ, जो एक सुरक्षित दल में एक चमार समाज भी है। जो अन्य पार्टियां, उनको कभी चमार दिखाई नहीं देता है, उनकी आंख पर पट्टियां बंधी हुई। आपका नाम भी जब मैंने पहले सुना था तो आप सुधीर राय आपका नाम है, लेकिन आपने अपने उसको अपने जाति को उसमें दिखा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा राजनीतिक है या फिर आप स्पष्ट करना चाहते हैं? सर, मैं आज इस आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहूँ, मैं हाई स्कूल में था 2003 में, मैं राव लिखता था नाम के आगे, और बाई मिस्टेक वहाँ पे राय 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 लोग कहने लगे, राव राव की जगह राय कहने लगे, तो तब से सुधीर राय लोग लिखने लगे, तो मैं राव लिखता था। और जब जब चुनाव आया है, आज ज़रूरत पड़ी है हमको चमार लिखने की, तो ये दिए हैं जो जितनी पार्टियां बनी हुई हैं आज तक, जो जातिगत आधार पर राजनीति करती हैं। मायावती जी कहती हैं चमार और पासी दलित समीकरण हमारा है, तो वहीं पर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं यादव और मुसलमान का वोट हमारा है। और वहीं पर अमप्रिया जी कहती है सारे के सारे
कुर्मी हमारे हैं, और वहीं पर ओवैसी भी चिल्ला रहे हैं नहीं ना ना पूरा माइनॉरिटी हमारा है, और वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी, जो मैंने आपको पहले मीडिया के माध्यम से बता दिया था। तो जाति तो पैदा की है इन सारी की सारी जो बड़ी पार्टियां, इन्होंने जातिवाद पैदा किया है। ये सिर्फ जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और मैं कहना चाहता हूं राजा भैया, जब 1000 बेटियों की शादी करवाते हैं, मैंने बोल दिया, जब वो जाति समीकरण नहीं देखते हैं, जब 1000 बेटियों का कन्यादान करते हैं, तो वो जातिवाद हो ही नहीं सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आज मैं निर्वाचन कार्यालय में था, वहाँ पर एक बंदा नाम था उसका फला फला, तो बोला कि मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, मेरे नाम के आगे पासी लगा दिया जाए। फिर उसके बाद मैंने कोई एफिडेविट नहीं दिया कि मेरे नाम के आगे चमान लगाया जाए, बिकॉज वो तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, जाति सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप किस कास्ट के हैं, चमार से हैं, नेशनलिटी आपकी हिंदू है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को चेंज करने में लगे हैं, जो कर ही नहीं सकते। जो लिखा है वही होगा ना भाई। हम पेपर की बात करते हैं, पेपर में जो लिखा वही मानेंगे ना भाई। पेपर में जो नहीं लिखा होगा उसको कैसे मानेंगे? जो पेपर में लिखा है, गवर्नमेंट अथराइज कर रखा है, आप वही रहेंगे, आप बदलेंगे नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी दल हैं, अगर ये जातिगत समीकरण छोड़ करके, जिस तरह से जनसत्ता दल एक गुलदस्ते की तरह हर वर्ग के लोगों को लेकर के आगे बढ़ रही है, और अभी आपका एक क्वेश्चन था कि जनसत्ता दल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपका क्वेश्चन था, तो रीज़न है उसका कि गुलदस्ता जब बनता है, जब कई प्रकार के फूल होते हैं, तभी अच्छा लगता है। और जो हमारे घोषणा पत्र हैं, मैं घोषणा पत्र पे आता हूँ। घोषणा पत्र में हमारे है कि भाई अगर हम लोग अपना विधायक चुनते तो अपनी बात हम सदन में रखने का ये मौका मिलेगा कि भाई 1 से लेके स्नातक तक लोग कहते हैं, जिनके पास 4-4 बेटियां होती हैं, कि लोग माँ बाप यही सोचते हैं बेटी को पढ़ाएं कि बेटी की शादी ब्याह करें, तो बेटियां बोझ नहीं है, ये माननीय राजा भैया का कहना है। तो अगर हम लोग आते हैं तो सदन में जाकर के 1 से लेके स्नातक तक की जो बेटियां हैं, उनकी निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था हम लोग अपने घोषणा पत्र में रखे हैं। और साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा राजा भैया के अंदर, देखिए ये मेरी भी विचारधारा थी कि कुछ वर्ग हमारा जो सुरक्षित सीट से है, सुरक्षित में है, वो कहते हैं राजा भैया आरक्षण के विरोधी हैं। तो जो कहते हैं, इस सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहते हैं कि राजा भैया आरक्षण के विरोधी हैं, और सुधीर जी को आगे लेके बढ़ रहे हैं इसलिए कि उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना है और इनके समाज का वोट लेना है। तो जो ये कहते हैं, मैं उनको बता देना चाहूँ, तो आज तक आप लोगों ने तो मौका नहीं दिया। अगर हमको मौका मिला है राजनीति में आने के लिए और जनता का सेवा करने के लिए, तो आप तमाम जो बातें कर रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है आप कहाँ से बोल रहे हैं। और एक बात ये अच्छी लगी कि आज लोग आरक्षण की बात करते हैं। मैं भी सुरक्षित से आता हूँ, महज सिर्फ 5 से 7% बहुत बड़ा हो गया, जो भी आरक्षण का फ़ायदा लेते हैं, सिर्फ 5 से 7% जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि हमको कहाँ से। लेकिन हमारे यहाँ 95% फीसदी ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के नाम पे सिर्फ लड़ते हैं, उनको फायदा नहीं मिलता है। और मानी राजा भैया 95% लोगों के साथ में खड़े हैं, क्योंकि अगर एक बार विधायक का बेटा या विधायक, अगर मैं इस सुरक्षित सीट से मैं विधायक बन जाता हूँ, मेरे कार्य अच्छे हैं, अगर कहीं और सीट आती है किसी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अपने आसपास की सीटों पे, तो कोशिश ये किया जाए कि अगर सुरक्षित तो अपने समाज के बंदे को फिर दूसरे बंदे को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष इस वक्त हमारे यहाँ एक पटेल जी हैं, और कहना चाहूँगा कि वहाँ पर राजा भैया चाहते तो किसी भी ब्राह्मणों ठाकुरों को दे सकते थे, भाई समान सीट थी। लेकिन जनसत्ता दल गुलदस्ते की तरह है, उन्होंने पटेल वर्ग को चुना और पटेल वर्ग को वहाँ पर उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। तो हमारे घोषणा पत्र में ये भी है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे आज तक शायद किसी पार्टी ने ये बात नहीं की होगी, और मुझे इस बात को कहने में कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है कि जो पीढ़ी व्यक्ति है, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो निसंतान होते हैं, IVF, IUI जैसी समस्याएं, उस परिवार उस दंपत्ति के लिए माननीय राजा भैया ने ये भी बीड़ा उठाया है कि ऐसे परिवार के लिए जो भी हेल्प होगी, जो भी मेडिकल में जो चार्जेस आएंगे, ये पूरे निःशुल्क होने चाहिए, ताकि एक तो वो दुखी है ही है अपने संतान की वजह से, ऊपर से लाखों लाखों रुपए लगाते हैं। एक गरीब किसान के पास हो सकता है, और ये समस्या किसी एक वर्ग के पास नहीं है, किसान के पास है, मजदूर के पास है, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के पास में है। तो जो निसंतान वाला मुद्दा है हमारा, जो दंपति के पास
संतान नहीं है, उसको भी लेकर के ही हमारे घोषणा पत्र में है। और साथ ही साथ हमारा जो किसानों का मुद्दा लोगों ने बना रखा वो हमारा कर्तव्य है, हमने उसको भी मेंशन करके रखा हुआ है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं, भाई आपने कहा कि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो आज जितने भी हॉस्पिटल शहरों में हैं 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं। और 1 रुपए के पर्चे में एमबीबीएस और एमडी भी देख रहा है, और यहाँ तक देख रहे हैं कि 500 के पर्चे, 500 रुपया, कहीं 800 रुपया, कहीं 1200 रुपये लेकर के जो हमारे डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं। भाई अगर आप 1 रुपए की पर्ची पे एमबीबीएस हैं, भाई सैलरी भी पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है आपके साथ में, अगर आपको प्राइवेट देखना है तो भाई 50 रुपये ले लो। एक निर्धारित राशि उनकी तय करेंगे हम लोग, ताकि जनता को लाभ मिल सके। जो खुलेआम एक लुटाई हो रही है, उस लुटाई पे हम लोग कंट्रोल करें। और साथ ही साथ हमारा एजुकेशन का मुद्दा है, साथ साथ में हमारा नौजवान जो बंदे हैं रोज़गार को लेकर के, वो भी हमारे घोषणा पत्र में है कि हम नौजवानों के लिए भी कुछ करेंगे। और साथ साथ तमाम जगह पे छोटे छोटे इंडस्ट्री भी हम डालेंगे ताकि लोगों का विकास हो सके।